नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी बेहद खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, इस पर खास विश्लेषण भी करते हैं, साथ ही कल के बाजार की आपकी तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिनके खास सवाल पर भरोसेमंद सलाह हमारे तमाम एक्सपर्ट्स देते हैं। लेकिन आज के शो में क्या होगा खास, फटाफट से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो एस्कॉर्ट क्यूबोटा के लिए तेजी के आखिर क्या हैं ट्रिगर्स, जोमेटो में गिरावट की आखिर वजहें क्या हैं, इस्तीफों का दौर जारी है यहां पर, और कल के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज रोज की तरह। और शो को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं हमारे दो खास मेहमानों से जो हमारे साथ शो में जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगी शर्मिला जोशी, sharmilajoshi.com से। इसके साथ ही किरण जानी होंगे जैनम सिक्योरिटीज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। लेकिन सबसे पहले नजर आज के बाजार पर। तो बाजार आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट पर बंद हुए। बाजार में निफ्टी 18,200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी रही 519 अंकों की गिरावट। सरकारी बैंकों को छोड़ दें तो ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पर प्रेशर नजर आया। बाजार में दिन भर किस तरह की हलचल रही, कल के कारोबारी दिन के लिए क्या होंगे ट्रिगर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज मार्केट फिर से इंडाइसिस के तौर पर देखें तो रेंज का बाजार था। कुल मिला के ये छठा दिन है बाजार जब पूरी तरह से रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। आपने लास्ट वीक भी ऐसे देखा था। एडवांस डिक्लाइंस भी आज उतने फेवर में नहीं थी। करीब 1200 शेयर ऐसे थे जो कि डिक्लाइंस के अंदर थे और 1000 से कम शेयर ऐसे थे जो एडवांसेस थे, यानी कि बढ़त वाले थे। कुल मिला के अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास बड़ा डैमेज नहीं किया। 42,000 का इंडेक्स सिर्फ 90 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ और 18,000 का निफ्टी मात्र सिर्फ 140-50 पॉइंट जाके नीचे बंद हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो ब्रॉडर रेंज है वो 10 की 10 बनी हुई है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो रेंज का है, वो भी 15 के नीचे है। आ जाते हैं आज बाजार को किसने पुश किया, किसने पुल डाउन किया। पहले आते हैं बढ़ने वाले पे। कच्चे तेल की जो गिरावट हुई है उसका फायदा आज बीपीसीएल को अच्छा मिला। ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हरे निशान में थी। भारतीय तेल को भी गेन मिला है। एक्सिस बैंक के अंदर भी आज बैंकिंग स्टॉक्स में इसने काफी अच्छी वेटेज दिखाई और बैंक निफ्टी को कम गिरने दिया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी आज पार्टिसिपेट कर रहा था। एफएमसीजी का भी क्रूड का बेनिफिट उससे होता है क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो एचयूएल को भी आज बेनिफिट होता है दिखा। ये कुछ बड़े शेयर्स थे। लूजर्स क्या आएंगे तो ओएनजीसी को नुकसान होता है कच्चे तेल के गिरने से, आज साफ दिख रहा था। हिंडाल्को टूटा, टीसीएस जैसा दिग्गज टूट गए। साथ ही आज अदानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स भी टूटे, जिन्होंने आज बाजार पे काफी प्रेशर बनाया है। आ जाते हैं मिड कैप श्रेणी के अंदर। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ईज माई ट्रिप, क्योंकि इसका स्टॉक स्प्लिट वगैरह की आज डेट थी, तो इसलिए आज ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखा। आज सरकारी बैंकों का फिर से दिन बहुत अच्छा था। यूको बैंक के अंदर काफी ब्लॉक डील तो लगी, लेकिन 18% ऊपर। आईओबी करीब 10% ऊपर। सेंट्रल बैंक करीब 10% ऊपर। ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज मिड कैप श्रेणी के अंदर बढ़ते हुए दिखे। अभी आप कुछ भी बता रहे थे कि अब सिर्फ बैंकिंग इंडेक्स जो सरकारी बैंकों का खेमा है वही चलता हुआ दिखा। लूजर्स भी चेक कर लेते हैं मिड कैप श्रेणी में, तो कोचिन शिपयार्ड, अवंती फूड्स, रेमंड्स और आईएफबी इंडस्ट्री जैसे कुछ एक शेयर्स वो थे जहां पर आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। और इनमें गिरावट भी परसेंटेज में ठीक ठाक थी, 5% से लेकर 7% तक की गिरावट आई है। अब लास्ट में चलते चलते देखते हैं साल का हाई किन शेयर्स ने लगाया। वो है महाराष्ट्र बैंक ने, आईओबी ने, सेंट्रल बैंक ने, एस्कॉर्ट्स ने और पीएनबी ने। ये जो 5 या 6 शेयर अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें अगर सिर्फ एस्कॉर्ट्स को छोड़ दें तो ज्यादातर आपको बैंक दिखेंगे, वो भी सरकारी बैंक दिखेंगे। तो ये साल के हाई पर आ चुके हैं। कुल मिला के इंडाइसिस के तौर पर रेंज है, लेकिन क्योंकि हफ्ता एक वीकली मंथली एक्सपायरी का है, अब तक का रोल ओवर करीब 23% हो चुका है। उम्मीद करते कल परसों में रोल ओवर का आंकड़ा, विक्स और मार्केट की रेंज, इन तीनों में बदलाव दिखेगा। चलिए, तो ये थी मार्केट की पूरी जानकारी और अब चलते अपने खास मेहमानों की तरफ। शर्मिला जी, आज के बाजार पर आपकी राय? हाँ, जैसे तो हम सोच रहे थे थोड़ी बहुत गिरावट देखी है और मेरे हिसाब से जो क्लासिक एक्सपायरी वीक वाला जो स्ट्रेस रहता है ना, वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी काफी लंबे समय से ये राय रही है कि स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए।
तो मेरे हिसाब से ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है जो वो थियोरी को डिस्टर्ब करे। सो ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट। यस, आई थिंक कि आज की गिरावट शायद और गहरा सकती है गिवन द फैक्ट कि हम एक्सपायरी वीक में हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको आप एक मौका समझिए और इसमें आप बाइंग करें। बिल्कुल, तो ये फिलहाल मौका है बाजार में जिस तरह की गिरावट नजर आ रही है। किरण जी, खास रणनीति बाजार के फिलहाल के ट्रेंड्स पर? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट का सेटअप देख रहे हैं, हम लास्ट वीक से ही आपके चैनल पे ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ओवरऑल हमारा मार्केट में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमने देख लिया, एक आउट परफॉर्मेंस हमने देख लिया, और जिस तरह से अभी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट हम देख रहे हैं, ओवरऑल हम एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप विक्स देखिए, काफी लोअर रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव था वो एक्सपेक्टेड था। लास्ट वीक हमने देखा कि मल्टीपल टॉप्स 18,400 के आसपास हमने देखे। बैंक निफ्टी में भी 42,600 700 का एक रेजिस्टेंस देखा। और वहीं पे अगर आप ऑप्शन राइटिंग की बात करोगे या तो ऑप्शन डेटा देखोगे तो वापस जो पीसीआर रेशियो 1 के ऊपर था तो वो 1 के नीचे सरकता हुआ हम देख रहे हैं, जो एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन है। दूसरी तरफ आप एफआईआईस के डेटा देखिए, कैश मार्केट के अंदर वो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। और डाउ जोन्स इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 33,700 34,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक अब वो क्लस्टर जोन क्रॉस नहीं होगा, देयर आर चांसेस कि हम 33,000 से 32,500 की जोन में टेस्ट करें। तो सेम वे हमारे मार्केट में भी थोड़ा हम नेगेटिवनेस देख रहे हैं, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हम कह सकते हैं। ऊपर में जब तक अब 18,600 क्रॉस नहीं होगा तब तक सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। डेली चार्ट पे एक गैप है 18,050 से 18,100 का, वो गैप फील होना चाहिए। तो कोई भी गिरावट आती है 18,000 के आसपास हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे का। बैंक निफ्टी में कंडीशनल सेल रहेगा 42,200 का। जैसे ही 42,200 ब्रेक करता है तो वहां पे आप एक बार एग्रेसिव शॉर्ट सेल ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस अबव 42,600। और 42,200 के नीचे पहला टारगेट रहेगा हमारा 41,800, और जैसे ही 41,800 ब्रेक करेगा वहां से एक डीप प्राइस कट देख सकते हैं जहां पे 40,800 तक के भी लेवल है। सो एज ऑफ नाउ स्टेप बाय स्टेप 42,200 जैसे ही बैंक निफ्टी पे टूटता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अहम राय आती हुई किरण जी की तरफ से। खास रणनीति बनाएं फिलहाल के मार्केट को देखते हुए। और बढ़ते हैं आगे। FY28 के लिए मजबूत गाइडेंस से एस्कॉर्ट क्यूबोटा में करीब 7% की तेजी है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सृष्टि। जी हाँ, तो एस्कॉर्ट क्यूबोटा उनकी एनालिस्ट मीट हुई थी जहाँ पे वित्तीय वर्ष 2028 के लिए कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं। सबसे पहले इनकी अगर आय की बात करें तो आने वाले 5 सालों में वो करीब 2.5 गुना अपनी आय जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे उनकी आय अभी करीब 9,000 करोड़ के आसपास है। अगर एस्कॉर्ट क्यूबोटा और क्यूबोटा का भारतीय कारोबार देखें तो वहाँ से बढ़कर करीब 2.5 टाइम्स ग्रो करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। वहाँ पे एक्सपोर्ट्स मार्केट पे भी कंपनी का फोकस बना रहेगा, जहां पे अभी इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में करीब देखें तो करीब 6-6.5% का हिस्सेदारी जो है ओवरसीज मार्केट रखता है। इसको बढ़ाकर 15 से 20% यानी लगभग 3 गुना करने की कंपनी की कोशिश रहेगी। मार्जिन्स की बात करें तो वहां पे भी करीब 11% EBITDA मार्जिन से बढ़ाकर मिड टीन्स में आने का कंपनी ने एक टारगेट सेट किया है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे 17% जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में था उससे ऊपर बढ़ के 25 से 30% जो है वहां तक जाने की कंपनी कोशिश करेगी। और वहां अगर एक दूसरा फाइनेंशियल मेट्रिक्स देखें जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जिससे हम देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी जो है हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को देखने को मिल सकती है, तो वहां पे 13% ROE के मुकाबले 18% से भी ज्यादा का कंपनी ने एक टारगेट सेट किया है। तो ये तो कुछ टारगेट्स हैं, बट इसके इनेबलर्स क्या रहेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता जो है अगले 5 सालों में 76% बढ़ाने की जो है एक टारगेट सेट किया है, जहां पे 1.7 लाख ट्रैक्टर्स और इंजन बनाते हैं, 3 लाख ट्रैक्टर्स और इंजन बनाएंगे। वहां पे एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करेंगे। पोर्टफोलियो एक्सपेंशन 1.5 से 3 गुना करने का उनका टारगेट है। और साथ ही मार्केट शेयर की बात करें तो 12 से 13% से बढ़कर 18 से 20% करने की कंपनी की कोशिश है। और आखिरी में जो लास्ट टारगेट है वो डिविडेंड पे आउट और बायबैक्स को लेकर है, जहां पे करीब 20% प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने अपना पूरा ये 2 चीज़ों में लगा दी थी। इसको आगे चल के जो शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स है वो 40% तक लाने की कंपनी कोशिश करेगी। तो ये टेक अवेज के चलते आज ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं हम एस्कॉर्ट्स में।
तो ये थी स्कॉट्स क्यूबोटा पर खास रिसर्च, खास कमेंट्री सृष्टि की। और चलिए अब हमारे दोनों खास मेहमान तैयार हैं और मेहमानों के लिए सवाल भी जो हमारे दर्शक हैं वो लेकर रेडी हैं। तो एक एक करके वो सवाल लेते हैं। प्रकाश सिंह हैं गुजरात से। इन्होंने AKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के 40 शेयर लिए हुए हैं। 2000 इनकी खरीद भाव है। 1 साल तक का इनका व्यू है। किरण जी, क्या होगी सलाह इनको? किरण जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी, AKI सर्विसेज लिमिटेड की अगर हम बात करें 1420 के रेट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में रिसेंटली हमने एक भारी गिरावट देखी है। कहीं ना कहीं ऊपर से हम देख रहे हैं कि 2000 के लेवल के आसपास जहां पे उन्होंने खरीद की है, वही 200 डेज DMA का एक रेजिस्टेंस है और वहीं से स्टॉक में एक भारी गिरावट हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर आप लंबे समय के चार्ट देखो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 1330 1340 तक का है। सो टेक्निकली वैसे तो स्टॉक काफी वीक है, लेकिन जो इसका मल्टीपल सपोर्ट हम देख रहे हैं वो 1330 1350 के आसपास है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से डेफिनेटली हम इनको होल्ड करने की सलाह देंगे। लेकिन ऊपर में अगर कहीं भी उनको 1700 1800 के बीच में लेवल मिलते हैं तो एक बार वापस चार्ट रिव्यू करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। एज ऑफ नाउ 1330 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे हम 1700 तक के एक अपसाइड देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्डनेस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। तो 1700 के आसपास जैसे ही आपका रेट आता है तो एक बार आप वापस चार्ट रिव्यू कर लीजिए और हो सके तो इसमें से एक बार एग्जिट भी कर लीजिए। बिल्कुल, तो अहम सलाह प्रकाश आपको मिलती हुई। और अगले हमारे जो दर्शक हैं, नाम है अवनीश कुमार। इन्होंने ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड यानी BCG के 900 शेयर लिए हुए हैं 48 रुपए 90 पैसे के भाव पे। और क्या होगी शर्मिला जी अवनीश को खास सलाह? सबसे इनको इसमें जाना चाहिए। आई थिंक ही वुड बी बेटर ऑफ अगर वो कोई अन्य इंडस्ट्री या स्टॉक में इन्वेस्ट करे। कोई खास रिकमेंडेशन इनके लिए? Yes, I like to back really FMCG at this point in time. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला जो सवाल है वो राहुल शुक्ला का है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इनके कई सारी क्वेरीज हैं। किरण जी, मैं आपके पास आऊँगा। टाटा पावर के इन्होंने 284 शेयर लिए हुए हैं और 261 रुपए 87 पैसे के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या एवरेज करें, ये सवाल इनका। सो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली हम एक रेजिस्टेंस के अंदर एक रेंज के अंदर ये स्टॉक को देख रहे हैं। लोअर रेंज के ऊपर ये स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव कैंडलस्टिक है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम कह सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। लेकिन जो एक नेगेटिव चीज है वो ये है कि 200 डेज मूविंग एवरेज का इसको रेजिस्टेंस है ओवरऑल। लेकिन स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो नीचे में 210 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनको एवरेज करनी है सो नीचे में 210 200 का जो जोन है उसमें आप एवरेज के लिए सोच सकते हो। और अगर आप वहीं कहीं एवरेज करते हो तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो 200 210 की रेंज में एवरेज कीजिए 190 का स्टॉप लॉस। और ऊपर में जिस तरह के टारगेट हम देख रहे हैं इनिशियली 250 का टारगेट है। जैसे ही 250 का लेवल क्रॉस होता है चांसेस है हम 300 तक की एक रैली देख सकते हैं। ठीक है, तो अहम सलाह आपको आती हुई 200 अगर एवरेज करना है तो 210 की रेंज में एवरेज कीजिए। 190 का स्टॉप लॉस रखिए। 250 तक के टारगेट इस शेयर में आपको मिल सकते हैं टाटा पावर में। इनका अगला सवाल किरण है यूनियन बैंक के। इन्होंने 496 शेयर ले रखे हैं 44 रुपए 40 पैसे के भाव में। सवाल वही है, एवरेज करें, वेट करें, एग्जिट करें, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से क्या होगी सलाह? अगर उन्होंने 44 के रेट्स पे लिए तो एक्सट्रीमली एक बड़े ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास लिए है और उन्हीं का फल के हिसाब से उनको अभी 76 के आसपास प्रॉफिट, मतलब 76 के रेट के हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई भी नया इन्वेस्टमेंट में यूनियन बैंक में सलाह नहीं दूंगा। रीजन बीइंग कि वो ऑलरेडी एक एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर इसका मोमेंटम इंडिकेटर ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं जो उनके पास है वो होल्ड रखे। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 70 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो हमें जिस तरह का रेजिस्टेंस दिख रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है ऊपर में 83 85 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। सो आइदर 70 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस रैली को राइट कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं आपको 83 85 का लेवल मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप घर पे ले जाइए।
बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको मिलती हुई राहुल। और अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हरजीत सिंह हैं जो कि जम्मू से हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है और सवाल है कि उनके पास ट्रेंट के शेयर हैं, 50 शेयर हैं 1413 के भाव पे। क्या करना चाहिए? शर्मिला जी, आपसे सवाल इनका। क्वाइट पॉजिटिव ट्रेंड, और शायद मैंने ये आपके शो पर कमेंट भी किया, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल तो बने रहेंगे। जहाँ तक कंजम्पशन की स्टोरी है और जहाँ तक विड्रॉज बढ़ाने की बात है, और वो देख रहे हैं कि जो ग्रोथ आ रही है जो उनके अपने ब्रांड है उनमें वो अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अपनी स्पेस में बहुत बेहतर स्टॉक है और उनको इसमें जरूर बने रहना चाहिए। आई वुड सी टारगेट्स क्लोजर टू 1500 और कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से शर्मिला जी आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, तो ये जो राय है वो शायद ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, इसलिए हम एक बार किरण जी का रुख करेंगे। किरण जी, ख़ास सलाह अगर हम देखें हरजीत सिंह के इस शेयर पे, ट्रेंड के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं 1413 के भाव पे, क्या होगा? सो ट्रेंड के लिए हम बात करें तो ऑलरेडी एक फेल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 1490 के लेवल के आसपास। हम 1490 के आसपास ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर में 1550 1570 तक गए, वहां से वापस ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल सपोर्ट कहीं ना कहीं 1370 1380 के जोन में है। आज फर्स्ट टाइम उस जोन को उसने टच किया और हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक काफी नेगेटिव है और मोमेंटम इंडिकेटर भी एक बेरिश जोन के अंदर है। सो कहीं ना कहीं ऊपर में जब तक ये 1400 क्रॉस नहीं करेगा तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एक ये फॉल जो है वो कंटिन्यू रहे और 200 डीए में जो 1250 है वहां तक जा सकता है। तो हमारी सलाह यही रहेगी, कोई भी इसमें आपको अगर राइस मिलता है तो एक बार के लिए आप एग्जिट कर लीजिए और नीचे में कहीं ना कहीं आप 1250 1200 के बीच में अगर आपको मिले तो आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइस आप एग्जिट कर लीजिए। तो अहम सलाह हरजीत जी को मिलती हुई। और अगले जो हमारे दर्शक हैं विजय कुमार अहमदाबाद गुजरात से, और इनका सवाल है कि इन्होंने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के 150 शेयर लिए हैं 266 के भाव पे। किरण जी, क्या होगी सलाह इन्हें? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक काफी अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर स्टॉक में ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देख चुके हैं। अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज उसमें एक मार्केट इतना खराब था, ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में इतना सेल ऑफ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक आज अपने पॉजिटिव रुझान देखा है। इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 220 का है। सो मेरे हिसाब से अगर उनके पास ये स्टॉक है तो नीचे में कहीं ना कहीं 220 215 की स्टॉप लॉस से आप होल्ड रहिए। ऊपर में आप 250 260 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। सो सलाह यही रहेगी, 215 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो 260 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको इसमें बने रहने की। और शर्मिला जी का रुख करते हैं। महेश हमारे अगले दर्शक हैं उत्तराखंड से, उन्होंने 250 शेयर अडानी पावर के ले रखे हैं 400 रुपए के भाव पे। क्या होगी सलाह शर्मिला जी? मेरे हिसाब से अडानी पावर में बने रहना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली ये राय इतनी फंडामेंटल्स पर नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक थोड़ा फेली प्राइस लगता है अभी के इस प्राइस पर, लेकिन पूरे ग्रुप में मोमेंटम है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह के प्लान्स हैं सभी कंपनीज के इस ग्रुप में काफी अग्रेसिव प्लान है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल उनको अडानी पावर में बने रहना है। अडानी पावर में आपको बने रहने की सलाह, और ये सलाह अभी फिलहाल जो भी संभावनाएं हैं उसे उसके हिसाब से देते हुए। और अगले कॉलर जो हैं, अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले हैं कॉलर, महेश की बात हो गई, सुनील हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के HUL के 27 शेयर लिए हैं 2551 रुपए के भाव पे। किरण जी, क्या होगी सलाह? हिंदुस्तान यूनिलीवर की या तो FMCG काउंटर की अगर हम बात करें तो जनरली जब मार्केट में इस तरह का फॉल आता है तब मार्केट में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। इस तरह के काउंटर सपोर्ट करते हैं तो ये पूरा सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट जोन है 2480 2420 का, वहीं कहीं से मार्केट में सपोर्ट लेके वापस आज 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल 200 दिन की एवरेज के ऊपर है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। नीचे में एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 2450 का रखिए। अगर 2450 नीचे में ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है हम HUL को वापस 2600 तक के लेवल तक देख सकते हैं। सो डेफिनेटली HUL उनको होल्ड करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। अगले कॉलर हैं संजीव कलकत्ता से। इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं इंडसइंड बैंक के 1175 के भाव पे। शर्मिला जी, खास राय इन्हें? मैं ओवरऑल बैंक्स पर काफी पॉजिटिव हूँ और इंडसइंड बैंक भी मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। मुझे लगता है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा लंबा होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी क्योंकि ये लेवल आई थिंक दैट अप्लाइज टू लॉट ऑफ बैंक्स, क्योंकि बैंक्स हैज बीन अ प्रिफर्ड सेक्टर, तो सभी अपने हाइस पर है। तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा फॉर स्टॉक प्राइस टू गो अप, लेकिन बिल्कुल आपको इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह आपको इंडसइंड बैंक में। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की अब बारी, वीआईपी शेयर्स खास सेगमेंट हमारा। तो हमारे दोनों मेहमान तैयार अपने वीआईपी शेयर्स के साथ। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या हैं आपकी वीआईपी पिक्स? हमारे दो कॉल रहे हैं, दोनों बाइक की तरफ है। पहला है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में अगर आप देखे हो तो एक 590 तक की एक रैली देखी थी, वहां से हमने एक करेक्शन देखा 478 का। वहां से स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज उसमें अच्छा खासा एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक की क्लोजिंग 525 के आसपास की है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 550 का हमारा टारगेट रहेगा और 509 ऐसा स्टॉप लॉस की तरह हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे भी हम लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा एक बाइंग प्रेशर देख रहे हैं। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके अब हायर लेवल के ऊपर सेटल हुआ है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक फॉलिंग लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक का सेटलमेंट आज का बिल्कुल हम लॉन्ग 1350 के हमारे टारगेट है और 1270 है जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, तो दो अहम पिक्स, टाटा टोरेंट पावर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट आती हुई किरण जी की ओर से। शर्मिला जी, आपकी वीआईपी पिक्स कौन कौन सी है? जैसे कि देर पहले मैंने कहा कि मेरा एक प्रिफर्ड सेक्टर बैंकिंग है, तो उसमें से आई विल गो विद एचडीएफसी बैंक। इसकी वजह 2-3 है अलग अलग। एक तो आई थिंक अगर आप नतीजों के हिसाब से देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और इस क्वार्टर मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर के बाद उन्होंने 20% ग्रोथ दिखाई, जो अगर आप देखें कि जो अब बड़ा बेस है बैंक का जो धीरे धीरे बन गया है, उसमें अगर आप 20% ग्रोथ दिखाए तो वो अपने में ही एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, ओवरऑल सेक्टर में हम बॉयंसी देख रहे हैं क्योंकि अब ये मार्केट महसूस कर रहा है कि जो एनपीए का इशू है वो ऐसे अभी कुछ लग नहीं रहा है कि कोई इस तरह के बड़े डिफॉल्ट्स होंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो रनअप है वो सभी स्टॉक्स में है, वेदर इट इज द प्राइवेट बैंक्स और वेदर इट इज द पीएसयू बैंक। सो एज अ सेक्टर ये बैंकिंग एज अ सेक्टर फेवर में है। और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि उनका इट विल गेट मर्ज विद एचडीएफसी और मेरे हिसाब से वो एचडीएफसी बैंक को एक ग्लोबल लेवल का बैंक बना देगी। तो वो उसके बेनिफिट्स तो आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेंगे। और बहुत सारी जो चीजें यू नो व्हिच वाज लाइक सॉर्ट ऑफ क्लियर द वे फॉर द मर्जर, उसकी खबरें हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस सुनते हैं, यू नो लाइक एमएससीआई वेटेज गेटिंग डबल्ड या यू नो द क्लैरिटी की एचडीएफसी बैंक यू नो किस तरह से दैट होल ओवरनाइट वो चीज हो जाएगी, यू नो व्हेन एचडीएफसी बिकम्स एचडीएफसी बैंक, तो उसमें कोई डिले नहीं रहेगा। सो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो मुझे लगता है कि वो उस दिशा में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सभी चीजों में को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेक्टर में तेजी है, बैंक निफ्टी लोगों को पसंद आ रहा है, उसका एक हिस्सा एचडीएफसी बैंक है, नतीजे अच्छे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एंड इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। आई डोंट थिंक कि आपको इसको ट्रेडिंग के नजरिए से देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, किरण जी, आप दोनों का, और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिया आपने। अपनी वीआईपी शेयर्स भी हम हमारे तक साझा की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।